हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट। सो आज जो है मैं आपको यूपीएससी के सी सेट के बारे में बात करने वाली हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि कल यूपीएससी का एग्ज़ाम था, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उसके आंसर्स क्या क्या होंगे। आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर 50 तक के बताऊंगी आंसर्स कि इसके क्वेश्चंस क्या हैं और इसके आंसर्स क्या होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के मर्म के श्रेष्ठ के रूप में अंतर्निहित करता है। ऑप्शन ए हमारा दिया है, GM फसलों के विकास पर वर्तमान विमर्श में सतर्कता सिद्धांत को महत्व नहीं दिया गया है। ऑप्शन बी, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, प्रशमन और अनुकूल क्रियाविधियों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी, जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका GM फसलों के विकास के लिए आज की प्राथमिकता तक सीमित नहीं है। और जो डी है उसका दिया है कि जैव प्रौद्योगिकी के नकारात्मक परिणाम ठीक ढंग से नहीं समझे गए हैं। तो अगर उसमें हम इसमें देखेंगे तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा आंसर सी सही है। कि इसका जैसे क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के मर्म के श्रेष्ठ रूप में अंतर्निहित करता है, तो इसका आंसर सी सही है कि जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका GM फसलों के विकास के लिए आज की प्राथमिकता तक सीमित नहीं है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे गुणनफल। गुणनफल 1 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे 30 गुणे 35 गुणे 40 गुणे 45 गुणे 50 गुणे 55 गुणे 60 के अंत में कितने शून्य होंगे। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो इसके जो आंसर रहेंगे, अगर इसमें आप देखेंगे तो इसके आंसर जो रहेंगे वो 10 रहेंगे, यानी इसके अंत में कितने शून्य होंगे, इसके अंत में 10 शून्य होंगे। उसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है कि माना कि XYZ 3 अंकों की एक संख्या है जहां X प्लस Y प्लस Z 3 का गुणांक नहीं है, तब X Y Z प्लस Y Z X प्लस Z X Y विभाज्य नहीं है। इसके जैसे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन है A 3 से, B 9 से, C 37 से, D X प्लस Y प्लस Z से। तो जो हमारा 28 है उसका जो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, इसका जो आंसर है ये है B है, यानी कि इसका जो XYZ प्लस YZ X प्लस ZXY जो है वो 9 से विभाज्य नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो 9 से सही रहेगा। उसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, माना कि जैसे यहाँ पे मैंने 29वां क्वेश्चन है कि माना कि P, Q, R और S इस प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं हैं कि P माइनस 2016 बराबर Q प्लस 2017 बराबर R माइनस 2018 बराबर S प्लस 2019 है। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें जैसे ऑप्शन दिया है कि A P, B Q, C R, D S। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा हमारा 29 का, उसका ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सी सही, यानी R। इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा है, सी, यानी इन निम्न में से जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है वो हमारा क्या रहेगा, R रहेगा।
उसी तरह हमारा अगला प्रश्न है 30, जो है कि 5 अंकों की, यहाँ पे जैसे है कि 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं अंकों 1, 2, 3, 4 और 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए हुए बनाई जा सकती है। तो इसमें जैसे ऑप्शन है ए 0, बी 1, सी 9, डी 10। तो इसके जो आंसर रहेंगे, इसके जो उत्तर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? 0। यानी कि 5 अंकों की जो अभाज्य संख्याएं हैं वो किसका रहेगा? ये इसका ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो ए 0 सही है। अगले हमारे जो प्रश्न रहेंगे उसके पहले जैसे कुछ है लिखा तो मैं आपको बता दूं। जैसे निम्नलिखित 7 प्रश्नांकों के लिए जैसे जो निर्देश दिया गया है वो है कि नीचे दिए गए 5 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों को नीचे आने वाले प्रश्नांकों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांकों के आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। तो जैसे हमारा परिच्छेद 1 है, पहला परिच्छेद जो है वो लिखा है कि निजी निवेश सामान्यतः, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा अंडरलाइन कर दूँ तो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। निजी निवेश सामान्यतः चपल है। विदेशी निजी निवेश और भी अधिक चपल है क्योंकि उनके लिए उपलब्ध निवेश विकल्प काफ़ी अधिक है, अर्थात समूचा संसार। इसलिए रोजगार देने का दायित्व विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई पर नहीं छोड़ा जा सकता। फिर आगे से लिखा है सांप्रतिक एफडीआई अंतर्वास सभी समय और सभी सेक्टरों तथा क्षेत्रों के संदर्भ में चपल होता है, जो उनके अधिकतम प्रतिफल की तलाश का आवश्यक परिणाम है। अस्थिर रोजगार और आय एवं क्षेत्रीय असमानताओं का प्रबलन उसके दुष्परिणाम है। विदेशी निवेश का एक संभावित सकारात्मक परिणाम है नई प्रौद्योगिकी का अंतर्वहन और उसका अनुवर्ती विसरण। तथापि प्रौद्योगिकी विसरण एक सुनिश्चित नहीं है क्योंकि विसरण के लिए भारत में भौतिक एवं मानवीय पूंजी की वर्तमान स्थिति अपर्याप्त साबित हो सकती है। जैसे हम आप यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि यहाँ पे देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 31, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। पहला दिया है जैसे दीर्घकाल में विदेशी निवेश पर भरोसा करना आर्थिक रूप से एक सही नीति नहीं है। और दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए जो विदेशी निजी निवेश में चपलता को कम कर सके। सी दिया हुआ है कि घरेलू निजी निवेश को सशक्त बनाने वाली नीतियां अपनाई जानी चाहिए। चौथा दिया है निजी निवेश की अपेक्षा सार्वजनिक निवेश को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। फिर उसके नीचे दिया गया है ऑप्शन कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए। इसमें से आप जैसे देख रहे हैं कि उपर्युक्त में से कौन सी धारणा या धारणाएं वैध हैं। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन को सेलेक्ट करना कि हमारा कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे हमारा है कि ए 1, 2 और 4 ये सही है, या बी 1, 3 और 5 ये सही है, या सी 2, 4 और 5 ये सही है, या डी केवल 3। तो इसमें से हमारा कौन सा सही है? तो जो क्वेश्चन का नंबर 31 है उसका हमारा आंसर जो है वो हमारा क्या रहेगा? बी, यानी 1, 3, 5
ये हमारा आंसर रहेगा, इसका उत्तर ये हमारा सही रहेगा। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है परिच्छेद 2, तो परिच्छेद 2 को पढ़ना पड़ेगा हमें, जैसे उसमें लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या लिखा है कि प्रतिवर्ष जून से सितंबर के 4 महीनों के दौरान होने वाले मानसूनी प्रवाहों के अत्यधिक विषम, ऋतुनिष्ठ एवं स्थानिक वितरण के उपयोग के कई अवसरों को खोया जा चुका है। चूँकि इन कुछ महीनों में ही अधिकांश वृष्टि होती है एवं परिणामतः स्वच्छ जल उपलब्ध होता है, जलाशयों यहाँ पे जैसे थोड़ा वो हो रहा है, जलाशयों में वर्षा के जल के संचयन की आवश्यकता और बाद में वर्ष भर उपयोग हेतु छोड़ना एक ऐसी अनिवार्यता है जिसकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। जलवायु परिवर्तन मौसम की स्थितियों को सदा प्रभावित करता रहेगा और जल की अल्पता तथा इसके आधिक्य को उत्पन्न करेगा। जहाँ लाखों लोग सूखे एवं बाढ़ से पीड़ित होते हैं, वहीं कई देश नदियों में पानी अप्रयुक्त बहता रहता है और प्रत्येक वर्ष समुद्र में बह जाता है। तो अब ये तो हमारा परिच्छेद 2 हो गया। अब इसमें देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, हमें पूरा प्रश्न पढ़ना है। जैसे हमारा 32 है कि उपर्युक्त यहाँ पे से है, उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारत की दृष्टि से सर्वाधिक तर्कसंगत एवं व्यवहारिक निहितार्थ हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे दिया है, अब हमें पूरा जितने भी ऑप्शंस हैं इसको पढ़ना पड़ेगा 5 तक, उसके बाद ही हम आंसर दे सकते हैं। जैसे इसमें पहला लिखा है कि नदियों के अंतः संबंधन को प्रारंभ किया जाना चाहिए। जल के यथोचित वितरण के लिए पूरे देश में बांधों एवं नहरों के नेटवर्क का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर यहाँ पे से तीसरा लिखा है कि कृषकों को बोरवेल की खुदाई के लिए सुलभ ऋण दिया जाना चाहिए। चौथा है कृषि में जल के प्रयोग को कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए। पांचवा है केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नदियों के जल के वितरण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो ठीक है, ये तो पांचों हो गए। अब इसमें से हमें चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे यहाँ पे हमारा है कि ए 1 और 2, बी ऑप्शन है कि 2, 4, 5 सही है, कि सी 1, 3 और 4 सही है, कि डी 2, 3 और 5 सही है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा रहेगा 1 और 2, यानी 1 और 2 यही हमारा आंसर सही रहेगा। फिर हमारा है परिच्छेद 3, इसको चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। जब शिक्षा से मिलने वाले लाभ का उपयोग करने की आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, तभी लोग शिक्षा में निवेश करेंगे। हम प्रत्यक्ष कारण की वजह से आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर में वृद्धि के साथ ही शिक्षा से प्राप्त होने वाला लाभ भी बढ़ जाता है। निम्न कर दरों के कारण जब लोगों को शिक्षा के प्रत्येक बढ़ते स्तर से प्राप्त बढ़ी हुई आय के अधिकांश भाग को अपने पास रखने की अनुमति होता है, तब शिक्षा में निवेश एक अच्छी सूझबूझ की बात होती है। दूसरी ओर जब सरकार शिक्षित व्यक्तियों की बढ़ी हुई आय पर और ऊंची दरों पर कर लगाने का निर्णय लेती है, तब स्वयं को अधिक शिक्षित करने में निवेश करना समझदारी की बात नहीं लगती। प्रोत्साहन उन अभिभावकों पर भी लागू होता है जिन्हें यह निर्णय लेना है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा पर निवेश करें या नहीं। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 33
33 जैसे है कि उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। एक, किसी देश में निम्न कर दर निरपवाद रूप से उच्च शिक्षा में निवेश के लिए परिणत हो जाती है। 2, बच्चों की शिक्षा में निवेश उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। 3, आर्थिक स्वतंत्रता का मानव पूंजी निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव होता है। अब यहाँ पे जैसे है कि उपर्युक्त में से कौन सी धारणाएं वैध हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या लिखा है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या केवल 4, केवल 1, 2 और 3। हमारे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये हमारा केवल 1 है, यानी इसका जो 33 का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? केवल 1। हमारा अगला है जैसे जब तक वित्तीय तंत्र स्थापित न हो जाए तब तक हमारे निकाय संभवतः हमारे शहरों में जलापूर्ति की धारणी सुनिश्चित नहीं कर सकते। जलापूर्ति के लिए प्राकृतिक जल संचित करने, उसे पीने योग्य बनाने की अभिक्रिया, उपभोक्ताओं तक उसकी आपूर्ति करने के लिए पाइपों के जल वितरण नेटवर्क बिछाने में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। उसमें मल प्रबंधन, अधोसंरचना एवं मल जल अभिक्रिया संयंत्रों में भी निवेश की आवश्यकता होता है, जिसमें मल प्रमाण अपशिष्ट जल की इन संयंत्रों तक ले जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि असंसाधित मल जल प्राकृतिक जल निकायों में बिल्कुल ही नहीं छोड़ा जाए। यदि हमारे शहर इतने समृद्ध होते हैं कि वो पूरी लागत को वहन कर सकते तो जल की निःशुल्क पूर्ति की जा सकती है, वैसे नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जैसे है, परिच्छेद द्वारा संप्रेषित सर्वाधिक तार्किक एवं निर्णायक संदेश क्या है? ए है जैसे हमारे यहाँ पे कि शहरी स्थानीय निकायों को उपभोक्ता शुल्कों के माध्यम से लागत वसूलनी चाहिए। बी है, शहरी स्थानीय निकाय हमारे शहरों की जल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त रूप से दक्ष नहीं है। सी है, हमारे शहरों से जल का अभाव एक चिरस्थायी समस्या है जिसका समाधान संभव नहीं है। डी है, हमारे शहरों में जल संकट की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है कि शहरों में जनसंख्या का एक अधिकतम आकार निर्धारित कर शहरों की जनसंख्या को सीमित किया जाए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है ए। इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? ए, यानी शहरी स्थानीय निकायों को उपभोक्ता शुल्कों के माध्यम से लागत वसूलनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला जैसे है, केवल धनी शहर की जल की धारणी आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरा है, शहरों में जल की धारणी आपूर्ति का अर्थ कुटुंबों को जल की आपूर्ति करने से कहीं अधिक है। अब इसमें जैसे है कि बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सी पूर्व धारणा या धारणाएं वैध हैं। अब जैसे हमारा ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही? तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा बी, यानी केवल 2। अब 2 में जैसे आप देखेंगे क्या लिखा है कि शहरों में जल की धारणी आपूर्ति का अर्थ कुटुंबों को जल की आपूर्ति करने से कहीं अधिक, यानी 2 हमारा आंसर सही है।
अब परिच्छेद 5 है, तो चलिए परिच्छेद 5 पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है कि भारत में अभी भी लगभग 50% कामगार कृषि में विनियोजित है तथा लगभग 85% खेत छोटे और सीमांत हैं। चीन और वियतनाम की तुलना में जहां तेज गति से संरचनात्मक और ग्रामीण परिवर्तन हेतु भारत की कहानी धीमे परिवर्तन की है, परिणाम स्वरूप भारत में गरीबी ह्रास यहाँ पे देखने थोड़ा सा मिट गया है, चीनी और वियतनाम की तुलना में 1988 से 1914 के बीच बहुत धीमी गति का था। भारत का गरीबी ह्रास 1988 से 2005 के बीच धीमा था, परंतु 2005 से 2012 के दौरान यह नाटकीय गति से बढ़ा, पूर्व काल की तुलना में 3 गुना तेज गति से। इस काल में भारत में क्या किया गया? शोध से पता चलता है कि सापेक्ष कीमतों का दृश्यलेख बढ़ती वैश्विक कीमतों के परिणाम स्वरूप कृषि के पक्ष में महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तित हुआ है, 50% से भी अधिक। इसमें कृषि में निजी निवेश 50% से भी अधिक बढ़ा। परिणाम स्वरूप कृषि जीडीपी की वृद्धि ने 2002 से 2007 के 2.4% के मुकाबले 2007 से 2012 में 4.1% के स्तर को छुआ। कृषि व्यापार के निवल अधिशेष ने 2013 से 2014 में $25 बिलियन के स्तर को छुआ। वास्तविक कृषि मजदूरी 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी। इन सब के कारण गरीबी में अभूतपूर्व गिरावट आई। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है, देखते हैं कि क्या है। उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पहला है कि जब कृषि जोत मूलतः छोटे और सीमांत हो तब संरचनात्मक और ग्रामीण परिवर्तन असंभव है। 2 है, अच्छी कीमत प्रोत्साहन कृषि में निवेश को प्रेरित कर सकती है। तीसरा दिया है कि भारत के लिए उच्च मूल्य के कृषि उत्पादों जैसे कि पशुधन और बागवानी के लिए मूल्य श्रृंखलाओं वैल्यू चेन्स को बनाने की आवश्यकता है। चौथा है कि कृषि माल की उच्च वैश्विक कीमतें भारत के गरीबी ह्रास के लिए आवश्यक हैं। उपर्युक्त में से कौन सी पूर्वधारणाएं वैध नहीं है? अब इसमें जैसे हमारा है कि ए हमारा है, ए और 1 और 3 दोनों सही है, बी 2 और 4 सही है, सी 2 और 3 सही है, डी 3 और 4 सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? ए, यानी 1 और 3 सही है। 36 का आंसर हमारा क्या रहेगा? ए, यानी 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के क्रांतिक संदेश को सर्वोत्तम प्रेषण करता है? ए, निकट भविष्य में भारत की गरीबी कम करने के लिए बड़े पैमाने पर कृषितर ग्रामीण रोजगार सृजित करना चाहिए। बी है कि भारत को बड़े पैमाने पर कृषि उत्पाद कंपनियां सृजित करनी चाहिए। सी, कृषि में लोक निवेश की तुलना में निजी निवेश की प्राथमिकता देनी चाहिए। डी है निकट भविष्य में गरीबी कम करने के लिए समावेशी कृषि विकास मुख्य समाधान है। तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर सही है? तो अगर हम 37 प्रश्न संख्या 37 देखें तो जो इसका आंसर रहेगा वो हमारा डी रहेगा, यानी निकट भविष्य में गरीबी कम करने के लिए समावेशी कृषि विकास मुख्य समाधान है, यानी हमारा डी जो है ये हमारा आंसर सही होगा। अब हम 38 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। तो यहाँ पे ऐसे 4 संख्याओं
P, Q, R और S के संबंध में दो कथन S1 और S2 तथा उनके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। जैसे यहाँ पे है S1 R, P और Q से बड़ा है, S2 S सबसे बड़ा नहीं है। अब यहाँ पे जैसे प्रश्न है कि चार संख्याओं P, Q, R और S में कौन सा सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त कथनों और प्रश्नों के लिए सही है। अब जैसे हमारा ये है ए है हमारा, S1 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। B, S2 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। C है कि दोनों कथन S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु न तो कि अकेला S1 और न ही अकेला S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। D है S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो जो 38 है उसका जो आंसर रहेगा, 38 का आंसर C सही है, यानी दोनों कथन S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु न तो केवल अकेला S1 और न ही अकेला S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या है। जैसे हमारा 39 क्वेश्चन है कि दो कथन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं और उनके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। S1 जैसे n एक अभाज्य संख्या है, S2 n को 4 से विभाजित करने पर एक शेष आता है। अब प्रश्न है कि यदि n 10 और 20 के बीच एकमात्र प्राकृतिक संख्या है तो n क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त कथनों और प्रश्न के लिए सही है। अब ऑप्शन ए है S1 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। B, S2 अकेले ही प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। C, दोनों कथन S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु न तो केवल अकेला S1 और न ही अकेला S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। D, S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो जो 39 है उसका आंसर हमारा क्या है, B। ये हमारा आंसर B सही रहेगा। S2 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। उसमें जैसे है लिखा है कि दो संख्याओं के संबंध में दो कथन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं और उनके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। S1 उनका गुणनफल 21 है, S2 उनका योग 10 है। अब प्रश्न है वे दो संख्याएं क्या हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त कथन और प्रश्न के लिए सही है। A, S1 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। B, S2 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। C, दोनों कथन S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु न तो केवल अकेला S1 और न ही अकेला S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। D, S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमारा जो 40 क्वेश्चन है उसका जो आंसर रहेगा, जो 40 है उसका आंसर जो हमारा रहेगा C है। 40 का आंसर हमारा क्या रहेगा, C, यानी दोनों कथन S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, किंतु न तो अकेला S1 और ना ही अकेला S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगला हमारा क्वेश्चन है जैसे अधिकतम लंबाई x क्या होगी जिससे कि 3 सही 1/2 m और 8 सही 3/4 m x के पूर्णांक गुणज हो। अब यहाँ पे हमारा जैसे ऑप्शन है कि A, जैसे हमारा A ऑप्शन है 1 सही 1/2 m, B 1 सही 1/3 m, C 1 सही 1/4 m और D 1 सही 3/4 m।
तो जो हमारा 41 है, इसका जो हमारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा, उसका हमारा आंसर क्या है? डी, यानी 1 सही 3/4 m, ये हमारा आंसर सही है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है। जैसे कि दिया हुआ है कि निम्न आंकड़ों पर विचार कीजिए। जैसे यहाँ पे हमारा दिया है वर्ष, जन्म दर, मृत्यु दर। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि जन्म दर वर्ष 1911 से लेकर के 1921 में जन्म दर जो हमारा था 48.1 था और मृत्यु दर हमारा 35.5 था। 1921 से 1931 के बीच में जो हमारा था उसका जन्म दर 46.4 था और मृत्यु दर 36.3 था। 1931 से 1941 में जो जन्म दर था वो हमारा 45.2 था और जो मृत्यु दर था वो 31.2 था। 1941 से 1951 की अगर बात करें तो जन्म दर जो था 39 से 9 के बीच में था, 39.9 था। मृत्यु दर 27.4 था। 1951 से 1961 के में वर्ष 1951 से 1961 में जो जन्म दर था वो 41.7 था और मृत्यु दर 22.8 था। वर्ष 1961 से 1971 में के बीच में जन्म दर 41.1 था और मृत्यु दर 18.9 था और 1971 से 1981 में जन्म दर 37.1 था और मृत्यु दर 14.8 था। तो किस समयावधि में प्राकृतिक विकास दर अधिकतम थी? ऑप्शन ए जैसे है हमारा कि 1911 से 1921, बी 1941 से 1951, सी 1961 से 1971, डी 1971 से 1981। जो इसका आंसर था वो क्या होगा? 1971 से 1981, यानी 42 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा डी सही है, 1971 से 1981 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे 43 क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 43 कि आवर्त दशमलव निरूपण 1.272727 किसके समान है? ए 13/11, बी 14/11, सी 127/99, डी 137/99। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप देख रहे हैं जो हमारा 43 का जो आंसर रहेगा वो हमारा बी सही है, यानी हमारा बी सही है, 14/11 हमारा ये आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। इसे लिखा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचता है? तो हमारा ऐसे ऑप्शन है कि ए 1012 से, बी 1022 से, सी 1122 से, डी 1222 से, यानी कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? तो 44 का जो आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? बी, यानी 44 का जो है यानी 1022 से, ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है कि एक शहर की वयस्क समष्टि में 40% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हैं। महिलाएं विवाहित हैं। विवाहित वयस्क समष्टि का प्रतिशत क्या है यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है तो, और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती है और इनमें से कोई विधवा और विधुर नहीं है? तो इसका जैसे ऑप्शन है ए 33 सही 1/7%, बी 34%, सी 34 सही 2/7%, डी 35%। तो हमारा जो इसका 45 का है, इसका आंसर हमारा कौन सा सही है? सी, यानी 34
सही 2/7%। ये हमारा आंसर सही रहेगा, इसका उत्तर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 क्वेश्चन है कि जब 51 गुणे 27 गुणे 35 गुणे 62 गुणे 75 को 100 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या है? ए 50, बी 25, सी 5, डी 1। इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? तो जो 46 है, 46 का आंसर हमारा क्या रहेगा? सी यानी 5। ये हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 47 कि रुपए 2500 की एक धनराशि को x, y और z में 1/2 संबंधे 3/4 संबंधे 5/6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच अंतर क्या है? ए रुपए 300, बी रुपए 350, सी रुपए 400, डी रुपए 450। तो जो 47 है उसका आंसर रहेगा हमारा सी यानी रुपए 400 रुपए हमारा आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि n के किस मान के लिए n पावर 10 पावर n प्लस 1 में अंकों का योग 2 है? तो ऑप्शन जैसे हमारा ए है केवल n बराबर 0 के लिए, बी किसी पूर्ण संख्या n के लिए, सी केवल किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए, डी किसी वास्तविक संख्या n के लिए। तो हमारा जो ये 48 है उसका जो आंसर रहेगा वो हमारा बी सही रहेगा। तो जो हमारा 48 है उसका जो आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? बी यानी किसी पूर्ण संख्या n के लिए। ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 जो कि है किसी कक्षा में 3 समूह A, B और C हैं। यदि समूह A से एक विद्यार्थी और समूह B से 2 विद्यार्थियों को समूह C में स्थानांतरित किया जाता है तो कक्षा के विद्यार्थियों के औसत भार क्या होगा? ए यह बढ़ जाएगा, बी यह घट जाएगा, सी यह वहीं रहेगा, डी अपर्याप्त आंकड़ों के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो जो हमारा 49 है उसका जो आंसर रहेगा वो हमारा सी सही रहेगा यानी कि यह वहीं रहेगा। ये हमारा आंसर सही है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जो कि 50 है। इसका है कि मूल्य वर्गों रुपए 50, रुपए 100, रुपए 200, रुपए 500 और रुपए 2000 के साथ एक समय में कम से कम 3 मूल्य वर्गों को लेते हुए कितना विभिन्न धनराशियां बनाई जा सकती हैं? अब ऑप्शन जैसे ए है 16, बी 15, सी 14, डी 10। तो इसका जो 50वां है इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? डी यानी 10। ये हमने 26 से 50 तक के क्वेश्चंस और उसके आंसर थे। ओके, थैंक यू।